सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे और अपने इस फिज़िक्स जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो मैंने थंबनेल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिज़िक्स हुई और भी आसान, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आप धीरे धीरे इस चीज़ को फील करेंगे कि फ़िज़िक्स सच में कितनी आसान है। बस आप अपनी कंटिन्यूटी ऐसे ही बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना पढ़ते रहिए, आप धीरे 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 अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट देते हैं इस प्यारे से हंसते खिलखिलाते चेहरे के साथ, इस इमोजी के साथ, और अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं ना। तो आपको मज़ा आ रहा हो तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए हमेशा ना। और फिज़िक्स और उसी तरीके से धीरे धीरे केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी में पूरी साइंस को आपके लिए एकदम ईजी बना देने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है ना। ठीक, उसके पहले थोड़ा सा करते हैं हम क्या, पिछला वाला रिवीजन है। ये देखो क्या लिखा है, हम करते हैं हल्का सा रिवीजन। तो चलिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हल्का सा रिवीजन करते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था ना, कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ कहता था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ये तो बताया था आपको कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मतलब जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको देसी भाषा में वोल्टेज बोलते थे, जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा मेरा करंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा मेरा करंट कम होता जाएगा। बात समझ रहे ना। हमारा पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा। यहीं से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा था तो हमने लिखा था कि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया था, जिसको बोला था हमने आर। तो डेल्टा भी इक्वल्स टू वो लिखा था आर इंटू आई, जिसको बोलते थे वी इक्वल टू आई आर। आर क्या होता था, आर होता था रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस के बारे में आज हमें डिटेल डिस्कशन करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं अगर बताऊँ, रेजिस्टेंस है क्या। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मैं बताता हूँ आपको आराम से। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, छोटे छोटे होंगे ना। आप बोलेंगे जी सर बहुत एटम होंगे, ठीक। अब इन्हीं एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। आप जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा क्या निकलता है, करंट। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ भागता है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस तरफ मेरा पूरा है पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये मेरा है निगेटिव एंड, ठीक। समझने वाली बात क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे तो अपने घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, टकराएंगे, ऐसे कुछ, है ना। वो कुछ एटम्स में ऐसे लड़ते भिड़ते जाएंगे। मीन्स वो एक कंटिन्यूस पाथ फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो एटम से लड़ने की वजह से अपनी डायरेक्शन बदलते रहेंगे, है ना। जिस वेलोसिटी से अपनी डायरेक्शन बदलते हैं उसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में पढ़ना नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। ये हमारे हाइयर क्लासेस का टॉपिक है। फिर से बताता हूँ कि हमारे किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आज़ाद परिंदे की तरह घूमा करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एटम से जाकर टक्कर मारते हैं, है ना। जब ये टक्कर मारते हैं तो इसी की वजह से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल देते हैं, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को बदल देते हैं हीट एनर्जी में। आपने कभी भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ किए होंगे, आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो हीट होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो चार्जर का अडाप्टर होता है उसमें भी तो कुछ ऐसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूमते हैं, वो एक दूसरे एटम से टक्कर मारते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो भी कंडक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। और जिस वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हायर क्लासेस का टॉपिक है। अब जानकारी वाली यहाँ पर एक एडिशनल बात और एक है जो आपको समझनी है, ध्यान समझिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ प्यार से, ठीक। आपको क्या समझना है कि जितना ज़्यादा हमारी टक्कर होगी, इस पेज में लिख देते हैं, जितना ज़्यादा हमारा कोलिजन होगा
उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में? जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब ये रेजिस्टेंस तो हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है, पर इसको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप नहीं बता सकते। अरे रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वही तो है जो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को निकलने में तकलीफ दे रहा है, एटम्स को लड़ा भिड़ा के। कोई भी चीज़ जो हमें रोकती है उसको एक तरीके से रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आप बोलेंगे जी सर। ठीक, अब छोटी सी बात एक और जानना। ये मेरा कंडक्टर था, हाँ, ये मेरी बैटरी या फिर सेल थी, ठीक है। अब मेरी बात को मानना, इधर मेरा था पॉजिटिव टर्मिनल और इधर था मेरा नेगेटिव टर्मिनल। सुनना ध्यान से, मेरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहा होगा जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा कि स्ट्रेट पाथ में नहीं निकल पाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में तकलीफ होगी, रुकावट आएगी उसके रास्ते में। अरे तो जब इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा तो हमारा क्या करंट अच्छे से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हमारा करंट क्या होगा? कम होगा। तो हम एक लाइन में सीधी से बात को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट्स, OBSTRUCTS, ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस करंट या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रतिबंधित करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस करंट के या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को प्रतिबंधित करता है या फिर रोकता है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे अब, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी रेजिस्टेंस की। अब ये देखिए, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। क्या लिखा है? ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी है ना। अरे मेरी पेंसिल कैसे चल जाती है बार बार। ये देखो लिखा है रेजिस्टेंस, क्या लिखा है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, थ्रू इट। अब अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है, उसको आप ध्यान समझिएगा। जो हमारा V = IR था, यहीं से तो रेजिस्टेंस बना था। तो हम लिख सकते हैं R = होगा V/I, वोल्टेज अपॉन करंट। अच्छा, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, V। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर है। रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर है, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम बोल देते हैं ओम। क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं ओम, जिसका सिंबल होता है ऐसा। थोड़ा गलंदा बन गया। ओम का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, OHM, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। ये क्या है? ये एक होता है ग्रीक सिंबल। क्या होता है? ग्रीक सिंबल। ये होता है ग्रीक सिंबल। अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी चलते हैं और एक और तथ्य को जानते हैं जो बहुत ही रुचिकर है। वो तथ्य क्या है? इस रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले जॉर्ज साइमंस ओम ने जाना था। उन्हीं के नाम पर इसकी SI यूनिट रख दी गई ओम। बात आपको समझ में आ गई? ये हो गया थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमारा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
ठीक है। इन 3 फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। वो फैक्टर कौन से हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। चलो एक एक करके एक एक बातों को डिस्कस करते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के, किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस कंडक्टर के एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा किसी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम किसी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी कंडक्टर का उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया किसी कंडक्टर का होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब मैं अगर इन दोनों बातों को मर्ज करके लिखना चाहूँ, जोड़ के लिखना चाहूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। लिख सकता हूँ R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, चलो थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। सुनते हैं ना अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। हमने क्या बोला कि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। चलो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट को हटाते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं R इक्वल्स टू L अपॉन A। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो, जिसको क्या बोलते हैं? रो। अब इसके बारे में अच्छे से तुम सतर्क रहो और सुनो, ये रो क्या है, ये नई चीज़ जो आई है रो, ये क्या है, तो सुनना क्या है। ठीक, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है ये रो। ठीक, बात समझ में आई। इसी को हम बोल देते हैं दूसरे नाम से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मेरी दूसरी बात, हमारा टेम्परेचर पे कैसे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होगा। देखो, जब रेजिस्टेंस जो होता है ना हमारा, वो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ये किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स। ठीक, अब तुमको एक और चीज़ बताते हैं, थोड़ी जानकारी और बताते हैं ना, जबकि ज़रूरत नहीं है पर सुन लो। R प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो गया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर सेमी कंडक्टर। जो सेमी कंडक्टर होते हैं, LED, PN जंक्शन डायोड, ये सब जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, है ना, उनके लिए ये केस चलता है। उनके केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बात समझ में आ गई? ठीक, दूसरी बात, R इक्वल्स टू था रो L अपॉन A, ये तो था। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जानने वाली क्या बात है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, बताना। हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आप बोलेंगे सर अभी आप बता के आए ओम। अच्छा, एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया एक, तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या गई? ओम मीटर। क्या गई? ओम मीटर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप बोलेंगे ओम मीटर। थोड़ी सी और बात करते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A के बारे में। सुनना ध्यान से, अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली, मतलब अगर मैंने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और मैंने लेंथ को 1 मीटर ले लिया, तो क्या उस कंडीशन में मेरा रेजिस्टेंस मेरी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा?
आप बोलोगे यस सर, अब ये बात हमको समझ में आई कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब होती है, जब हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं और लेंथ को कितना लेते हैं 1 मीटर। उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बराबर हो जाता है। अगर ये बात आपको क्लियर आ गई हो, समझ में आ गई अच्छे से, तो कमेंट में लिखिएगा क्रिस्टल क्लियर। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो आपको समझा दी मैंने। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन सर मैंने लिखा था, हाँ ये रहा, मेरा क्वेश्चन मिल गया। देखो ध्यान से, इस वायर को देखिए, इस कंडक्टर को देखिए और इस कंडक्टर को देखिए। इन दोनों कंडक्टर में मेरे पास इस कंडक्टर की लेंथ L1 है और इस कंडक्टर की लेंथ L2 है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। आप मुझे बताइए कि इनके बीच में R1 और R2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। जल्दी से उत्तर आना चाहिए आपका, जल्दी से बताइए कि R1 और R2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। और एक और चीज़ समझ लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये सेम मटेरियल की हैं, सेम मटेरियल। जो भी कंडक्टर है दोनों, ये दोनों सेम मटेरियल के हैं। अब बताइए R1 और R2 के बीच में रिलेशन क्या है। हाँ, और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है दोनों का। ठीक, आंसर आ गया होगा। तो आप कहेंगे सर आप अभी पीछे पढ़ा के आए हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कि लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ कम हुई तो रेजिस्टेंस कम हुआ। अब खुद देख के बताओ, L1 और L2 में लेंथ किसकी ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर ये तो बच्चा बता देगा देख के। L2 की लेंथ ज़्यादा है और L1 की लेंथ कम है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ L2 इज़ ग्रेटर देन L1? आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। अरे अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो क्या R1 R2 के बीच का रिलेशन नहीं बता सकते? तो हम बोलेंगे जो रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर होगा वो ग्रेटर देन होगा रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर से। पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू दूसरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस से। आपको बात समझ में आ गई? तो एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये वाला। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने L ले ली है और इस कंडक्टर की भी लेंथ मैंने L ली, मतलब इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम। इस कंडक्टर का एरिया है A1, इस कंडक्टर का एरिया है A2, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब बताइए जल्दी से R1 और R2 के बीच का रिलेशन क्या होगा। अब तो तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर एरिया जो है A1 वो छोटा है किससे, A2 से। ये तो दिखाई पड़ रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकंड कंडक्टर में बड़ा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट कंडक्टर में छोटा है। मैं बोलूँगा सही बताया एकदम। तो अगर ये ऐसे सत्य है, ये बात सत्य है, तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि हम भैया, हम जो एरिया होता है ना वो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं रेजिस्टेंस के। तो उस कंडीशन में अगर A1 A2 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। गलत बोल दिया ना कि सही बोल दिया? सही बोला। अब मेरी बात समझना, रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि हम उल्टे चलते हैं, हम चलते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। कि अगर एरिया बढ़ा दोगे तो हम फिर गुस्सा हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप जल्दी से देख कर इसको बताइए कि इस कंडीशन में हमारा A1 लेस देन A2 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 1 जो होगा ना वो ग्रेटर देन होगा रेजिस्टेंस ऑफ 2 में। मतलब ऐसे कंडक्टर जिनका एरिया कम होता है उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऐसे याद रख लीजिए। आई होप आपकी बात छोटी सी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट एक और बात बची है ना, वो आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है पर आप पढ़ते जाइए। एक बात आती है सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसी अभी कोई चीज़ बनी नहीं पर बन गई ना तो हम लोग काफ़ी चीज़ें गेन कर सकते हैं। मतलब बहुत जितनी प्रॉब्लम्स होती बहुत आसान हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। अब सुपर कंडक्टर होते हैं, क्या सुनना ध्यान से, एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है और बहुत ही कम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। मैंने क्या बोला, लिख देता हूँ, अ सब्सटेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस at very
टेम्परेचर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इसका एक एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल होता है मरकरी। मरकरी बिलो 4.2 केल्विन, बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसको बनाना, पर यही एक एग्जांपल है इसका। आप याद रखिएगा कि मरकरी को जब 4.2 केल्विन के टेम्परेचर से भी नीचे रखते हैं तो वो एक सुपर कंडक्टर बन जाती है। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बहुत ही लाजवाब आपको ये लेक्चर लगा तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा, ठीक है? और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।